हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम करने वाले हैं जितने भी एमसीक्यूज़ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, उसमें सब्जेक्ट वाइज साइंस के जो 3 मेन पोर्शन होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, मतलब रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान, उसके जितने भी एमसीक्यूज़ पॉसिबल वो हम करेंगे। और आपको पता है टोटल 20 एमसीक्यूज़ 20 एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। उसमें से अगर इस वीडियो, ये 3 वीडियोज़ आने वाली हैं, उन तीनों वीडियो को आप कर लेते हो तो इस 20 नंबर में से आप 20 नंबर स्कोर कर सकते हो। और यही नहीं, इन 20 नंबर के क्वेश्चंस को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो आप, और एंड तक ज़रूर देखो। और उसके साथ साथ आप वीडियो के साथ साथ आपको ऑप्शंस अपने हिसाब से भी टिक करते जाओ, और एक आइडिया आपको भी लगेगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया एवं समीकरण। और इस चैप्टर में अध्याय 1, 2 और 3, जो केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपको बताना है भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन के क्या खास बात होते हैं कि उसमें वो एक तो परिवर्तनीय होती है और उसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। तो अगर आप सबसे पहले देखो कि आपको कोई नया उत्पाद किस में बना है, जल के क्वथन से जल वाष्प बनना, इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बना है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। बर्फ़ के गलन से जल का बनना, इसमें भी नया उत्पाद नहीं बना है, तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। जल में लवण का विलय होना, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अलग अलग आसानी से कर सकते हो। जैसे वाष्पीकृत करेंगे हम, लवण अलग और जल अलग हो जाएगा, तो इसमें भी नया पदार्थ कोई नहीं बना है। लास्ट अगर देखो, पेट्रोल गैस का दहन करना, तो दहन एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा भी निकलती है। और रासायनिक अभिक्रिया की खास बात क्या होती है, उसमें सबसे पहला तो है कि कोई एक नया उत्पाद बनता है, और रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, और गैस उत्सर्जित होती है। ऊष्मा का निकास हो सकता है, या ऊष्मा छेपी हो सकती है वो, या ऊष्मा शोषी भी हो सकती है। तो इसका आंसर है आपका डी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस फुल फॉर्म किसका है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी जो घरों में हम जलाते हैं, उसका दहन करना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया, और ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है 4NH3 5O2 4NO और 6H2O। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, पहले ऑप्शंस देख लो, प्रतिस्थापन, संयोजन, उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना, अधिकतर अभिक्रियाएं रेडॉक्स तो होंगी ही होंगी, मतलब उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं तो सभी, लगभग 99% अभिक्रियाएं उपचयन और अपचयन होती ही हैं। ठीक है। तो अब अगर बात करें हम, उपचयन अपचयन तो होंगी, तो थर्ड ऑप्शन दोनों में से देखो, तीनों में थर्ड ऑप्शन है, एक में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो अब हमको देखना ही पड़ेगा। फर्स्ट देखो, अगर NH3 5O2 4NO और H2O, तो क्या ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अगर हम देखें, इस हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन आ गया है, और इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये बिल्कुल लग रही है। जैसे देखो, अगर आप इसमें हाइड्रोजन की जगह पर ऑक्सीजन आ गया, और इसमें एक ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन आके जुड़ गया है, तो प्रतिस्थापन हो सकता है। ये आगे देखते हैं। संयोजन तो नहीं है, क्योंकि उसमें एक उत्पाद बनता है। उदासीनीकरण भी नहीं, क्योंकि अम्ल और क्षार यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 ही सही आंसर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, दी गई हुई अभिक्रिया में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। आयरन, वाटर और Fe3O4 4H2। आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। अब आयरन के साथ ऑक्सीजन लग रहा है, तो बिल्कुल ये ऑक्सीकृत हो रही है। जल अपचयित हो रही है। ठीक है, जल का अपचयन हो रहा है क्या, जल में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन निकलना अपचयन कहलाता है। बिल्कुल जल अपचयित हो रही है, ये भी सही है। फिर है, जल अपचायक के रूप में कार्य करता है, तो ये गलत है। जिसका अपचयन होता है वो उपचायक के रूप में कार्य करता है। और जल
ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल ये सही है, ऑक्सीकारक या उपचायक जिसे हम कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जो ऊष्मा निकलती है, जिसमें से ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा का निकलना कहलाता है ऊष्माक्षेपी। तो अब अगर देखो बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। जब आप CaO को जब वाटर के साथ ट्रीट कराते हो तो CaOH2 यह बुझा हुआ चूना बनता है, साथ के साथ इसमें से ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल का तनुकरण, अब अम्ल में जब पानी डाला जाता है या पानी में अम्ल डालते के उसको तनुकरण बनाते हैं, तो उसमें से भी ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है। इसीलिए हमेशा आपको सलाह दी जाती है कि जल के अंदर अम्ल मिलाया जाए, ना कि अम्ल के अंदर जल। ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि जल के अंदर अम्ल क्यों मिलाते हैं, क्योंकि जो अम्ल का तनुकरण है ये एक बहुत ही अधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसलिए अगर जल में हम थोड़ा थोड़ा अम्ल मिलाएंगे तो वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा इजीली। तो इस तरह से ये भी हमारा ऊष्माक्षेपी है, ये भी ऊष्माक्षेपी है। जल का वाष्पीकरण, वाष्पीकरण ऊष्माक्षेपी होता है या नहीं, तो अगर हम देखें वाष्पीकरण अगर होता है तो वाष्पीकरण ऊष्मा लेने के बाद होता है, तो वाष्पीकरण ऊष्मा शोषी होता है, ऊष्माक्षेपी नहीं होता, तो ये नहीं है। कपूर का उदर्वपातन, किसी का भी उदर्वपातन होगा तो ऊष्मा लेने के बाद ही होगा, तो जिसमें ऊष्मा देनी पड़े वो क्या है, ऊष्मा शोषी। तो ये दोनों, पहला और दूसरा, ये सही आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 25 ml जल युक्त ABC के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए। ABC में कुछ मात्रा में NaOH, निर्जल CuS4 और NaCl मिलाया गया। प्रक्षेपित AB के विलयन में ताप में वृद्धि हुई, जबकि बीकर C के विलयन में ताप में कमी हुई। तो जिसमें वृद्धि हुई वो होते हैं ऊष्माक्षेपी, जिसमें कमी हुई वो होते हैं ऊष्मा शोषी, ये आपको ध्यान रखना है। अब है कौन सा कथन सत्य है, जिसमें ताप में वृद्धि हुई तो ऊष्माक्षेपी है, तो A और B ऊष्माक्षेपी बिल्कुल सही है। A और B में ऊष्माशोषी तो ये गलत हो गया। C में ऊष्माशोषी हुआ है क्योंकि तापमान कमी, तो C ऊष्माशोषी ये है, तो ये और ये आपका सही है। तो जो ठंडा हो जाए वो ऊष्माशोषी होता है, जो जिसमें गर्म हो जाए वो ऊष्माक्षेपी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर C। अगला है अम्लीय परमैंगनेट युक्त विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया और हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण हो गया और अंततः रंग विलुप्त हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या, अगर आप KMnO4 परमैंगनेट जो है उसमें अगर आप धीरे धीरे फेरस सल्फेट, एक बीकर में फेरस सल्फेट के तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया, तो ये जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीकारक, तो ये किसी को भी ऑक्सीकृत कर देता है, तो फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत कर देता है, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इस कारण से फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत कर देता है और उसका रंग चला जाता है, ठीक है। फिर है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं या हैं, तो इसमें से द्विविस्थापन बताना है। तो इसमें अगर आप देखो ये तो द्विविस्थापन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो ये नहीं है। ये आपका द्विविस्थापन है, बिल्कुल है, जिसमें ये सफ़ेद कलर का अवशेप बनता है, ठीक है, तो ये 2 है। ये तो संयोजन अभिक्रिया है, तो ये द्विविस्थापन नहीं है। और इसमें अगर देखो ये भी आपका क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ने हटाया और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ने हटाया, तो ये दोनों बन गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 और 4 ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इस केस में विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ इसका कोई सॉल्ट तो नहीं है ना, तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ओनली 2 होगा, तो केवल 2 आंसर आपका सही होगा। इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाए तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, बहुत बार हो जाती है कन्फ्यूजन। फिर 8वां क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश के सिल्वर के उद्भाषण पर वो स्लेटी क्यों हो जाता है। उद्भाषण क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विघटन होता है तो उसे उद्भाषण कहते हैं।
तो ये अपघटन सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने के कारण जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, जब इसको हम सूर्य के प्रकाश मिलता है तो ये Ag प्लस Cl2 गैस में बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ये AgCl, तो इसमें आप बैलेंस रिएक्शंस देख सकते हो इजीली। फिलहाल हम इसमें कलर का देखते हैं कि AgCl से आपका Ag बन जाता है, इसलिए AgCl आपका वाइट कलर का होता है और ये ग्रे कलर में, ये वाइट को हम कहते हैं सफ़ेद, और ये धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। तो सबसे पहला है सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर बनने पे, तो ये तो हमारा सही ऑप्शन है। ये उदरपातन, ये नहीं। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से, उसके बाद सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका आपका केवल एक ऑप्शन होगा। और क्लोरीन गैस सिल्वर क्लोराइड के जो स्लेटी रंग जो है वो क्लोरीन के कारण नहीं होता, वो सिर्फ सिल्वर बनने के कारण होता है। तो एक आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। वही कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम CaO कहते हैं, बुझा हुआ बिना बुझा चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम CaOH2, इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। और जब इसके साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, और इसको चूने को बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, इसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने और उसके विलयन के लिए सत्य है? ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ऊष्माशोषी नहीं है, ऊष्माक्षेपी है, ये सही है। विलयन 7 से अधिक होगा, बिल्कुल 7 से अधिक होगा, क्योंकि वो एक बेस या जिसे हम कहते हैं क्षारीय पदार्थ है। तो 2 और 3 इसके सही हैं, ऑप्शन नंबर बी। 10वां क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया? तो ये अभिक्रिया आप ध्यान से समझ लो, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड, तो दोनों के जो सॉल्ट हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं, तो दोनों के प्रतिस्थापित हो गए हैं, तो 2 बार विस्थापन हो रहा है, तो इसको हम द्विव विस्थापन कहते हैं। तो द्विव विस्थापन तो है ही, सॉरी विस्थापन नहीं, द्विव विस्थापन तो है ही, साथ के साथ इसमें बेरियम सल्फेट जो BaSO4 बनेगा वो एक क्या बन जाता है, अवक्षेप, सफ़ेद कलर का अवक्षेप, तो अवक्षेपन अभिक्रिया भी होगी। तो 2 और 4, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला है जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन मतलब जब जल में से वाटर को जब विद्युत से निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जब देते हैं, विद्युत देते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में टूट जाता है, और ये जो रेशियो होता है 2:1 का, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा गया है जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात, तो मोलर अनुपात इनका 2:1 का होता है, तो 2:1 का अनुपात हो गया। और अगर आपसे इनके मास का अनुपात पूछ लिया जाए, तो ये देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 2 2, और ये 4, और ये हो गया आपका 8। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और 16 दूनी 32। जब ये रेशियो निकालते हैं, तो अगर इनका मास का या भार का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात पूछेगा तो 1:8 होता है, लेकिन अगर मोलर अनुपात पूछा है तो 2:1 होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी है? तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी होता है, ये गलत हो गया। उदरपातन ऊष्माशोषी है, बिल्कुल। संघनन वाष्पीकरण एक ऊष्माशोषी है, ये भी सही है हमारा। तो 2 और 4, तो 2 और 4 आपका यह सही आंसर है, संघनन नहीं है। अगला है जलीय पोटेशियम आयोडाइड Ki और लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन का आता है द्वितीय विस्थापन वगैरह में लेड आयोडाइड मतलब PbI2 का एक पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया के करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो, अगर लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो, तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जिसमें भी हमारा लेड नाइट्रेट ना हो लेकिन लेड से रिलेटेड कंपाउंड हो, तो अब जैसे लेड हमको क्या बना, देखो PbI2 तो इससे बन गया, तो हमें लेड एसीटेट भी यूज़ करेंगे तो पोटेशियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, तो हमें लेड एसीटेट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमको यहाँ पर लेड चाहिए क्योंकि पीला प्रेसिपिटेट लेड के कारण बनेगा,
तो लेड का हमको चाहिए, तो लेड एसीटेट, सल्फेट अविलेय है तो ये नहीं बनेगा, तो इसलिए लेड एसीटेट ही इसका आंसर होगा। यहाँ पे जो पीले कलर का अवशेप बनता है वो लेड आयोडाइड बनने के कारण होता है, तो ना कि नाइट्रेट का कोई रोल होता है। तो इसलिए हमें आयोडाइड तो यहाँ आई से मिल गया, और इसकी जगह हम क्या लें, तो आपको पीबी तो चाहिए ही चाहिए, लेड तो चाहिए ही चाहिए, तो इन दोनों में से एक लेंगे, लेकिन क्योंकि ये अविलेय है तो ये नहीं लेंगे, इसलिए हम इसका आंसर हो जाएगा लेड एसीटेट। अगला है, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कार्बन नहीं, नाइट्रोजन तो की जाती है लेकिन ऑक्सीजन नहीं की जाती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं की जाती लेकिन हीलियम की जाती है, तो हीलियम अथवा नाइट्रोजन ये सही आंसर होगा, क्योंकि दोनों बहुत कम अभिक्रियाशील गैसें हैं। 15वां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है? KClO3, ऊष्मा उत्प्रेरक, KCl और 3O2। तो कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? अब इसमें अगर आप देखो ये क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है और ऊष्मा दी जा रही है, तो ये एक ऊष्मा शोषी है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी प्रकृति का है, ये सही है। ठीक है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण, ये रासायनिक नहीं है। द्रवीकरण, ये नहीं है। खुले में पेट्रोल रखना, ये भी नहीं है। कॉपर की तार को गर्म करना, तो वायु की उपस्थिति में जब कॉपर की तार को गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, तो एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं का सही संकेत के चिन्हों द्वारा, अब आपको सही संकेत बताना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो निकलते हैं वो गैस होते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये गैस, ये लिक्विड, ये गलत है। ये दोनों गैस है सही है, और ये लिक्विड ये सही है। तो अब आपको ये बताना गया है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं? संयोजन जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक उत्पाद बने, तो इसमें तो 2 उत्पाद बन रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे ये दोनों ऑप्शंस में से भी देख लो आप, 2 और 3 ऑप्शन हैं, तो 2 और 3 ऑप्शन है, बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर 1 के जितने भी MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, इससे रिलेटेड आपके कंप्लीट होते हैं। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के भी MCQs लेके हम जल्दी आएंगे, कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए चैप्टर 2 और 3 इसके साथ नहीं ला रहे हैं। चैप्टर 2 और 3 सेपरेटली जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक इस वीडियो को आप देख के, आप 18 जो क्वेश्चंस हैं इसमें से आपने कितना स्कोर किया उसको कमेंट ज़रूर करो, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या और इसमें किया जा सकता है, क्या आपके सजेशंस भी आप कमेंट में दे सकते हो, और वो इम्प्रूव करने में भी काफ़ी हेल्प होता है। और कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई सजेशन हो या कोई शिकायत हो, तीनों चीज़ आप कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक कर दो, और इस चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं मिड टर्म के लिए, उनके काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है ये वीडियो। आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो आपको पता चलेंगी कि इस चैनल से रिलेटेड, इस चैनल पे जितने भी वीडियोस डले हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ज़्यादा लंबा ना करते वीडियो को, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।